A galvanic cell is constructed. A galvanic cell is constructed with Ag positive as one electrode and as second electrode. हाँ कल को लाया था। बैठो। नहीं नहीं जहाँ बैठने बैठो, ऐसे क्यों उसको दम दो। बढ़ेगा मैम आगे बैठ के। एक तो बच्चे का पहले नया दिन होता है, तुम ऊपर से और प्रेशर डाल दो। कैलकुलेट द concentration of, ठीक है अमर, तू कह रहा था ना मैं 8-10 हफ्ते बाद आऊंगा, तूने मैसेज किया था किसी और ने किया था? एट विच, ये जो दूसरे बैच में आए थे कल, उन्होंने क्वेश्चन लिखा होगा, वो क्वेश्चन मत लिखो, सोल्यूशन करवाऊंगी। जो इस बैच के बच्चे हैं वो पहले क्वेश्चन लिखो। एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक ही आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर की ना, फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट है, 2 और 3 नंबर वाले। पहले एमसीक्यू वाली मिली थी, अब ये 2 और 3 मार्क्स वाले हैं, और इसमें सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब आपने ये नहीं है कि अगर अगले हफ्ते सबमिट करनी है तो एक दिन पहले शुरू करो, रोज 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, है ना, तभी मतलब चलो अभी मैं डेडलाइन हफ्ते 10 दिन तक दूंगी, बट इसको ऐसे नहीं है कि आप आज से रात को बैठ के 2-2 3-3 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो। एक तो तुम अपने पहले चैप्टर के टच में रह जाओगे, है ना, क्योंकि जुलाई में तो फर्स्ट चैप्टर ही आ रहा है ना। ये लो हैं, हाँ बायोमोलिक्यूल भी आएगा, पता है मुझे, तभी तो अभी तो बायोमोलिक्यूल का कल तो प्रोटीन्स का ही टेस्ट रखा है ना। अच्छा 2 आ गए, सबको मिल गया। हाँ लगेगी तो नॉन इक्वेशन, पर पहले क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यस वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन में नॉन इक्वेशन में ईएमएफ निकालना था, इस क्वेश्चन में ईएमएफ दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर रहे हो, वो बोल रहे हैं कि ईएमएफ इज 0। अब अगर ईएमएफ दे रखा है तो निकालना क्या है, एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो उसने सही पहचाना है कि लॉग के अंदर अपन जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते थे उसमें से कुछ निकालना है। पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार अगर नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन है तो नॉन इक्वेशन में ईएमएफ ही निकालना होता है। नॉन इक्वेशन क्या होती है पहले बोलो, ई सेल या ईएमएफ इज इक्वल टू, यस, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो अब आप नॉर्मली अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हम ईएमएफ निकाल रहे थे सारा कुछ पुट करके, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें ईएमएफ की वैल्यू तो दे रखी है ना।
देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। अब हमें नहीं पता कि Ag पॉजिटिव प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो Ag पॉजिटिव ऊपर या नीचे आएगा, तो जो लॉग के अंदर आएगा Ag पॉजिटिव वो हमें निकालना है। भव्य ने क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही करा है कि मैम जो लॉग के अंदर वाली चीज है वो निकालनी है, बिल्कुल वही निकालनी है। तो एक तो हमें आज ये बात समझ आई कि जरूरी नहीं है कि नॉन्स का क्वेश्चन होगा तो ईएमएफ ही निकालना होगा, कभी कभी हमें ईएमएफ दिया भी हो सकता है। कल तुम पिछले बैच में आए थे ना, अब कोई बात नहीं, फिर वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमने लिखा था बट हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। चलो, अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम एनोड और कैथोड की रिएक्शंस लिखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में बहुत कुछ है समझने वाला। पहले तो हमें ये नहीं बताया कि सिल्वर में से कौन एनोड है और कौन कैथोड है। और कल हर्ष आपका भी मैसेज आया था कि मैम मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि किसको कैथोड लिया जाए, किसको एनोड लिया जाए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो आपको दो वैल्यूज गिवन होती हैं, है ना, उसमें बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी वैल्यू क्या होती है, एनोड, है ना। अब अगर तुम ये लॉजिक लगाओगे तो मैं दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 0.80, है ना। तो आप कहोगे कि सिल्वर कैथोड एक्ट करेगा, और जो छोटी वैल्यू है 0.77, वो छोटी वैल्यू है तो वो क्या एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा गलती हो रही है, अमर ध्यान से देखना गलती क्या हो रही है। और कुछ बच्चों ने कल दूसरे बैच में 1 मिनट में ही ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी, और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम एज अ स्टूडेंट वो गलती या गलती कह लो या वो चीज़ पकड़ पा रहे हो तो तुम ट्रैक पे हो। और जसवी ने एकदम से बोल दिया था कि मैम ये वैल्यू अगर मैं देखूं, ये वैल्यू तो रिडक्शन पोटेंशियल की है बट ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि जो ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो दूसरी वाली वैल्यू में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने दूसरी वाली वैल्यू, ये कल क्वेश्चन में दूसरी वाली वैल्यू यही लिखवाई थी, 3 to 2 कि 2 to 3 थी। कल क्वेश्चन में मेरे आई थिंक कुछ और वैल्यू लिखवाई थी, 2 to 3 लिखवाई थी। हाँ, या तो मैंने अभी क्वेश्चन चेंज कर दिया। कल क्वेश्चन में या तो बाय चांस ऐसे हुआ था कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो किसी ने बोला कि मैम 2 से अगर 3 जा रहा है तो 2 से 3 कब बनता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो ना, अगर चार्ज 2 है तो बाद में चार्ज कितना हो रहा है, 3, तो उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा। तो उसने बोला कि मैम ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो उसने सबसे पहले बोला कि मैम आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि -0.77 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो 3 to 2 चाहिए, रिडक्शन की चाहिए। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कब होगा, जब चार्ज कम होएगा कि बढ़ेगा, पॉजिटिव का चार्ज कम होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। तो सबसे पहले तो ना, मतलब तुमने पहले तो पिछले बैच वाली वैल्यूज ठीक कर लो, वो गलती से मैंने ऐसे दे दी थी, यही होगी वैसे तो 3 to 2। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी वाली वैल्यू कैथोड होती है, छोटी वाली वैल्यू क्या होती है, ये ट्रू है, बड़ी वैल्यू कैथोड होती है। आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपको आयंस दे रखे हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ना हो, वो क्या हो। अब ऊपर तो पता लग रहा है ना कि पहले Ag पॉजिटिव है और वो किस में चेंज हो रहा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन ही किया होगा। अगर कोई पॉजिटिव आयन है और वो न्यूट्रल हो रहा है तो पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन, तभी वो न्यूट्रल हुआ होगा। अब इसकी भी मैं ट्रिक ढूंढूंगी क्योंकि शायद अभी भी बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम पता कैसे लग रही है इलेक्ट्रॉन गिन रहा है। तो बिल्कुल समझने को समझो कि अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूट्रल हो रहा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन ही किया होगा। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो मतलब ये हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है और इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया ना कि परसों एक लड़की मेरे पास स्कैंड कॉपी लेके आई थी, उसका ये पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का इसी वजह से गलत हुआ था, क्योंकि उसने इनके साइन चेंज कर दिए, करने नहीं थे। अब टीचर तो आपको
इसीलिए बताता है कि कभी कभी साइन चेंज करने होते हैं, 90% नहीं करने होते। उसको जो वैल्यूज गिवन थी वो सही गिवन थी। वो कौन सी वैल्यू गिवन थी? ओरिजिनली रिडक्शन की गिवन थी, और उसने उल्टा साइन चेंज करके वो वैल्यूज को क्या बना दिया? ऑक्सीडेशन। करना उल्टा होता है कि अगर हमें ये वैल्यू ऐसे दी होती ना मैम, Ag/Ag पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू में क्या दी होती, मेटल पहले दिया होता, आयन, यानी कि आयन, मेटल पहले है, आयन बाद में है, तो मतलब ये कौन सी वैल्यू दे रखी है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कौन सी वैल्यू होती है? फिर हमें साइन चेंज करके इसको कौन सी वैल्यू में कन्वर्ट करना होता? तो टीचर तो आपको ये बताता है कि साइन चेंज करना कब है। अब शी वॉज अ टॉपर, और देखो टॉपर ने क्या गलती कर दी कि उल्टा वैल्यू सही दे रखी थी, उसने इसका साइन चेंज करके इसको कौन सी वैल्यू बना दी, और उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो एक तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी रखो कि हर बार साइन चेंज नहीं करना। अगर तुम्हें ओरिजिनली वैल्यूज जो गिवन है वो सही है, सही कहने का मतलब है कि ओरिजिनली वो कौन सी वैल्यूज है हर्ष, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने रूल बनाया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू होती है वही हमारी ई नॉट की वैल्यू होती है। अगर आपको ऑक्सीडेशन वाली दे रखी हो तो साइन चेंज करना होता है। बच्चों को यही समझ नहीं आता कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि गिवन वैल्यू ऑक्सीडेशन वाली है, तो यहाँ पे चेंज देख के पता लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेटल मेटल आयन में चेंज हो रहा है, तो पक्का उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे? लूज करे होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सी, लियो से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो वैल्यू कौन सी दे रखी है? फिर हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? रिडक्शन। तो हम एक तो जो उसका Ag पॉजिटिव और Ag है उसको भी उल्टाएंगे, और जो वैल्यू दे रखी है उसका साइन भी चेंज करेंगे। बट अगर ओरिजिनली ही वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की हैं फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली परसों जो लड़की मेरे पास अपना पेपर चेक करवाने आई थी CBSE का स्कैंड वाला, उसने उल्टा उसमें साइन चेंज कर दिया, और फिर वो बोल रही थी कि मैम मेरा बाकी तो सारा कुछ ठीक है ना। उसने एंड तक आंसर निकाला है, और उसका एंड वाला आंसर और जो रियल आंसर था वो वैल्यू भी बिल्कुल सेम आ रही थी, बस आना वो पॉजिटिव में चाहिए था, उसका क्या आ रहा था। पर CBSE ने उसको पूरा 2.5 नंबर काट के सिर्फ फॉर्मूले का आधा नंबर दे रखा था। अब मुझे एक बात बताओ, आप नॉन इक्वेशन के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आज जाके, लेकिन मैं परसों 10 दिन बाद टेस्ट लूँ, लेकिन आपको यही नहीं पता लग रहा कि कब साइन चेंज करना है, कब साइन, तो आपके वो 100 क्वेश्चन बेकार हैं। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपको क्लैरिटी हो गई कि कब मुझे साइन चेंज करना है, कब मुझे साइन चेंज, तो आपको वो 2 क्वेश्चन ही बराबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, नॉन, उनको पता है कि नॉन इक्वेशन के पक्का एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है, तो लगे हुए हैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। क्वांटिटी में मत भागो, अंडरस्टैंड करोगे तो 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कर दोगे पता फिर भी नहीं लगेगा कि साइन कब। इसीलिए जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो क्लास के एंड में मेरे से कॉपी पे समझ लेना, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यानी कि जो वैल्यूज दे रखी थी उनके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देख 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव भी, तो हाँ यही था, 3 पॉजिटिव ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा भवे, 3 ने अगर लूज किया होता फिर तो 4 पॉजिटिव हो जाता। 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव अगर नहीं पता लग रहा कि लूज किया या गेन, अगर 3 पॉजिटिव ने लूज किया होता फिर तो उल्टा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता ना, 3 से कितना हो जाता 4, यहाँ पे 3 से कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव कम होने का मतलब है ये भी गेन, इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या किया है, तो ईशान गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये वैल्यू कौन सी दे रखी है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज सही वैल्यूज होती हैं, उनका साइन चेंज करने की जरूरत, मैं ये बार बार इतनी बार बार मैं पहले वाले बैचेस में कभी नहीं बताती थी, लेकिन जब 2 दिन पहले एक टॉपर लड़की ने ये गलती कर दी है ना कि उल्टा वैल्यू सही दे रखी है, उसके साइन चेंज करके पूरे क्वेश्चन में 2.5 नंबर कट गए, तभी मैं ये चीज बार बार एम्फोसिस कर रही हूँ कि बेशक एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो लेकिन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात अभी भी अगर किसी को नहीं समझ आएगी तो क्लास में मेरे पास कॉपी में समझ लेना कि मैम ये कैसे पता लगता है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो साइन चेंज नहीं करना। साइन मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में ही रखनी है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव में रखनी है, क्योंकि ये सही वैल्यूज है।
अब दूसरा क्वेश्चन हर्ष कह रहा था कि मैम ये कैसे पता लगेगा कैथोड कौन है नोड कौन है, तो मैं बता ही चुकी हूँ, बड़ी वैल्यू रिडक्शन की, छोटी वैल्यू रिडक्शन की, और कोई रूल नहीं है। कल कोई बोला था कि मैम जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा वो है नोड है, कुछ नहीं देखना आपने, रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा याद करनी है, केदारनाथ का आलू माली आलू जरा फीके से पकाते हैं, नहीं, आपने दो वैल्यूज को देखना है, उसमें जो बड़ी वैल्यू है वो कैथोड होगी, जो छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, प्रोवाइडेड वो दोनों वैल्यूज होनी कौन सी चाहिए, रिडक्शन, वो हम चेक कर ही चुके हैं, वो तो हम चेक कर ही चुके हैं ना कि जो हमारी दोनों वैल्यूज हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़ी वैल्यू है वहां पे सच में रिडक्शन होगी, जहां पे रिडक्शन होती है वो क्या होता है, कैथोड। जो छोटी वैल्यू है वहां पे रिडक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों पे तो रिडक्शन हो नहीं सकती, तो उन्होंने कहा कि जो बड़ी वैल्यू है वहां पे सच में रिडक्शन होगी, और जहां रिडक्शन होती है वो क्या होता है, और जो छोटी वैल्यू है वहां पर ऑक्सीडेशन होगी, या बस आप रट लो, बड़ी वैल्यू इज कैथोड, छोटी वैल्यू इज एनोड। अब तुम इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ था, उन्होंने कहा अब पहले एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो। एनोड कौन है इन दोनों में से, मतलब आयरन है कि सिल्वर है, आयरन। अब एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ, तो Fe2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कैसे पता लग रहा है, आप यहाँ पे एनोड देखो, एनोड में दो चेंजेस गिवन थे, लेकिन ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन थी, इसीलिए Fe3 पॉजिटिव आ रहा था, बाद में क्या आ रहा था, लूज कौन करेगा, 2 पॉजिटिव, वो किस में कन्वर्ट होगा, होती है नोड पर ऑक्सीडेशन है, वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाली दी जाती है। अब कोई कहे कि मैम वैल्यू में तो Fe3 पॉजिटिव पहले लिखा हुआ है, रिएक्शन में आप Fe2 पॉजिटिव पहले लिख रहे हो, समझो इवन नोड पर ऑक्सीडेशन होती है, वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाली दी जाती है, इसीलिए वहां पे 3 पॉजिटिव पहले आ रहा था, लेकिन रिएक्शन लिखने वक्त तो इन दोनों में से आप पहले वो वाला आयन लिखोगे ना जो सच में लूज कर रहा है, Fe3 पॉजिटिव थोड़ा लूज कर रहा है, अगर हरमन Fe3 पॉजिटिव लूज कर रहा होता फिर वो 2 पॉजिटिव में थोड़ा चेंज होता, वो तो किस में चेंज हो जाता, 4 पॉजिटिव। इसीलिए जब आपने एनोड पर रिएक्शन लिखनी है तो ऐसा नहीं कि जो आपको सब्सक्रिप्ट में दिख रहा है, आपको पहले Fe3 पॉजिटिव दिख रहा है बाद में Fe2 पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं आप पहले Fe3 पॉजिटिव को लूज करके यहाँ Fe2 पॉजिटिव बना दो। रिएक्शन ही लिखनी सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को, तो अगर बाय चांस जिसको रिएक्शन लिखनी ना आए वो मत लिखना, फिर मैं उसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगी कि अगर मैम रिएक्शन लिखनी ना आए तो क्या करें। कैथोड कौन है, गेन ऑफ, वो तो Ag पॉजिटिव ही गेन करेगा, और Ag पॉजिटिव कितना गेन करेगा, 1। अब आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखी, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव प्लस गिव्स, अब ये रिएक्शन हमने लिख ली। हाँ, यू आर ऑफ नेक्स्ट बैच, बता रही हूँ। हाँ देखो, वेरी गुड। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन, हरमन क्वेश्चन में दे रखा था कैलकुलेट द ईएमएफ, नहीं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन वेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0। इस क्वेश्चन में ईशान ईएमएफ निकालना नहीं था, इस क्वेश्चन में ईएमएफ क्या दे रखा था, हर बार नॉन इक्वेशन के क्वेश्चन में ईएमएफ नहीं निकालना होता। अगर तुम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करो, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था कि वो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालो जहां पे इस सेल का ईएमएफ क्या हो जाए, तो पहले तो हमने ईएमएफ की जगह क्या पुट कर दिया, 0। अच्छा ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई नोट सेल स्टैंडर्ड वाला कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस ई कैथोड की वैल्यू बोलो 0.80 माइनस एनोड की वैल्यू बोलो, तो ये कितनी आ गई 0.03, तो यहाँ पे 0.03 पुट कर दी। प्लीज बातें नहीं, एन की वैल्यू क्या होएगी, एन की वैल्यू क्या होएगी, Fe2 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है,
एजी ने भी एक एक। अब इसमें पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, बातें मत करो। जो बच्चे इक्वेशंस नहीं लिखते या मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते, जब मैंने तुम्हें बोला था कि अगर एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो और कैथोड में कितने गेन हो रहे हो 3, तो आप 2 लोगे या 3, उस केस में मैंने बोला था कि 2 और 3 का एलसीएम लेना। अब यहाँ बच्चा क्या, जो नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन देखेगा वो देखेगा एफई के ऊपर 3 है, एफई के ऊपर 2 है, वो कहेगा मैम ने कहा था जब 2 भी हो 3 भी हो तो 6 लेना है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे N6 ले आते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था कि अगर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो लेकिन नीचे गेन कितने हो रहे हो, अगर कैथोड और एनोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, एक में 2 लूज हो रहे हैं और एक में कितने हो रहे हैं 3, तब तुमने 3 और 2 का एलसीएम लेना है। सिर्फ अगर आपको ये लग रहा है कि चार्जेस 3 भी दिख रहे हैं 2 भी दिख रहे हैं, अरे माना यहाँ पर भी चार्जेस 3 और 2 दोनों आ रहे थे, बट वो तो सेम मेटल में ही आ रहे हैं, मतलब सेम मेटल के ऊपर ही 2 है, सेम मेटल ही किस में चेंज हो रहा है 3 में, तो 2 से 3 में जाने में चेंज तो किसका आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन को सिर्फ ये देखकर कि मैम मुझे तो 2 भी दिख रहा था 3 भी दिख रहा था, आपने बोला था कि 2 भी हो 3 भी हो तो 6, मैंने 2 और 3 क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको एनोड में 2 का लूज दिख रहा हो और कैथोड में 3 का दिख रहा हो, मतलब एनोड कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2, 0 से 2 चेंज कितने का आ रहा है और इसमें चेंज कितने का आ रहा है, तब 2 और 3 6 लेना है। इसमें 2 भी एफई के ऊपर आ रहा था, इसमें 2, प्लीज बातें नहीं, जो बाद वाले बैच वाले हैं बाहर जाओ, इसमें सेम ही मेटल के ऊपर क्या आ रहा है, सेम ही मेटल के ऊपर क्या आ रहा है, तो इसमें चेंज कितने का आया। सिर्फ 2 और 3 को ब्लाइंडली देख के ऐसे नहीं हो जाना कि मैम ने शायद बताया था कि 2 भी आ रहा हो 3 भी आ रहा हो तो 6 ले लो। ये मेरे से अच्छे अच्छे बच्चे ना एंड तक होते हैं कि मैम एन की वैल्यू बता दो, एन की वैल्यू में बहुत कंफ्यूजन होती है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सिंपल आप देखो कि आपको जो एनोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, इस केस में मैम 2 से 3 या 3 से 2, चेंज कितने का आया 1 का आया ना। फिर तुम एजी पे गए, एजी में भी चेंज क्या दे रखा है, एजी पॉजिटिव टू एजी, यानी कि चेंज कितने का है, तो 1 लो ना। अगर मैं आपको एक केस देती हूँ कि एनोड दे रखा है Fe2 हरमन Fe2 कितने का चेंज है 2, फिर तुमने कैथोड देखा Al3 पॉजिटिव टू Al या Cd3 पॉजिटिव टू Cd, उसमें चेंज कितने का दिख रहा है। अब तुम कहोगे कि एनोड पे चेंज 2 का है लेकिन कैथोड पे चेंज कितने का है, अब मैं 2 और 3 का एलसीएम लेके N6 लूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ 2 और 3 दोनों आ रहे हैं बट सेम मेटल के ऊपर ही तो आ रहे हैं, एनोड में ही Fe2 पॉजिटिव है, एनोड में ही वो 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, चेंज तो 1 का आया, फिर Ag में भी चेंज कितने का आया, फिर तो N1 नहीं लेंगे। जिसको N की वैल्यू लेनी समझ आ गई ना, उनके ना तो नर्न्स इक्वेशन के क्वेश्चन गलत होंगे ना इसके आगे वाले क्वेश्चन गलत होंगे। ये मैं आपको क्वेश्चंस कराई उसी पॉइंट पे रही हूँ जहां बच्चा गलती करेगा, नहीं तो मैं फटाफट फॉर्मूला लिखूं क्वेश्चन सॉल्व करूं और तुम्हें बोलूं तुम नोट कर लो, मुझे पता है बच्चा यहाँ एन में लेने में गलती करेगा। ठीक है, अब क्लियर हुई है। अब आती है बात प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन दिख रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, और Ag लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो सॉलिड स्टेट में होता है, मैंने कल भी बोला था कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 1, लेकिन रिएक्टेंट में दोनों ही आयंस हैं Fe2 पॉजिटिव और अब इस क्वेश्चन में लिखा था कि कैलकुलेट, प्लीज ध्यान से देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। तभी भवे ने आते बोल दिया था कि मैम शायद लॉग के अंदर वाली कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि EMF नहीं निकालना, मैम क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ, जब EMF क्या हो रहा है एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, यानी कि आपको Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी नहीं हुई बट वो बोला हुआ है कि वो इक्विमोलर है। क्या है इक्विमोलर, मतलब जितनी Fe2 की है उतनी ही Fe3। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम Ag पॉजिटिव की निकालनी है, Fe2 और Fe3 की कौन सा दी हुई है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना जरा, वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एट विच द EMF ऑफ द सेल इज एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe,
क्या मतलब समझते हो हर्ष इसका कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 की कंसोल्यूशन दे नहीं रखी, बट वो क्या बोल रखा है कि वो क्या है, इक्विमोलर का मतलब है कि हमें क्या मतलब है, जितनी भी है बराबर है, जल के काटो। समझ रहे हो क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है नॉन्स इक्वेशन का, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। अब बस, अब तुम्हें समझ आ गया, अब तो बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलो अब करें सॉल्व। अब EMF 0 हो गया, इसको इस साइड ले आए, 0.03 इस साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है 0.0591/1 लॉग ब्रैकेट। प्लीज जो बच्चे लेट आते हैं, इफ यू वांट टू टॉक, आप उधर बैठ के बात। ये माइनस है, माइनस मैंने क्या किया, ये वाले फैक्टर को 0.0, अब कई बच्चे मुझे ये भी वो बोलते हैं कि मैम ये 0.03 नीचे डिवाइड में नहीं जाएगा। जब यहाँ पे 0.03 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड तब होता अगर वो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होता। अगर वहां पे ये वाला फैक्टर 0.03, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑपरेशन क्या लग रहा है इसके ऊपर, माइनस के मल्टीप्लाई, तो वहां जाके वो प्लस ही होगा ना। नहीं सॉरी, इधर पॉजिटिव है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो उधर जाके प्लस जाके क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई में तो नहीं जाएगा ना। कई बच्चों को ये भी नहीं पता लगता कि मैम ये नंबर उधर जाके ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा। हम कोई मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा कर रहे हैं। 0.03 उस साइड प्लस माइनस हो रहा है, तो उधर जाके भी क्या होगा, प्लस माइनस ही जाएगा, है ना। अब हम क्वेश्चन के काफी एंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहीं पर ही मुश्किल आएगा। देखो क्यों, ये 0.03, अब ये 0.051 तो लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो उधर जाके क्या हो जाएगा। ये बात कितने बच्चों को समझ आ रही है? आप लॉग के साथ वाली चीज उधर क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, लॉग की सारी चीज इधर लेके जाऊंगी, फिर लॉग को भी उधर लेके जाऊंगी। लॉग दूसरी जगह जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, तभी Ag पॉजिटिव निकलेगा ना। तुम्हें लॉग के अंदर वाली चीज निकालनी है, तो तुम क्या कर रहे हो कि इस इक्वेशन की सारी चीजें दूसरी साइड लेके जा रहे हो। इनफैक्ट लॉग भी दूसरी साइड लेके जाओगे, तभी लॉग के अंदर वाली चीज निकाल पाओगे ना। एंड यू गाइज नो कि लॉग जब दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो ये सिंपल मैथ्स चल रहा है। अब तो जो हम पार्ट कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का चल रहा है। केमिस्ट्री तब तक थी जब आप इक्वेशंस लिख रहे थे, एनोड और कैथोड वाली। समझ आ रही है हर्ष? चलो अब इसको कोई डिवाइड करके बताए, कोई कैलकुलेटर में ही कर लो। नहीं, आर यू श्योर? 0.03 कितना आ रहा है, 0.50। हाँ ठीक है, अभी मैं लॉग लेके नहीं आ रही। सही बोल रहा है हर्ष कि मैम पहले इसको log1 माइनस लॉग, पहले तो इसको लॉग को भी अलग अलग कर दो, log1 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि लॉग के अंदर भी जो चीज निकालनी थी वो नीचे पड़ी थी। तो पहले हम क्यों ना लॉग को खोल लें, log m माइनस, उससे एक तो फायदा हुआ कि m तो 1 ही है, मयंक देख ले प्लीज, m तो क्या है, तो log1 तो हमें पता है क्या होता है, 0 माइनस log n में तो वो चीज आ गई जो हमें निकालनी है, अभी भी नहीं आई, अभी माइनस उधर लेके जाओ, माइनस 0.507 लॉग ऑफ Ag। अब हम Ag पॉजिटिव निकालने के काफी क्लोज हैं। अब Ag पॉजिटिव निकालना है तो लॉग उधर चला जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.50। बताती हूँ कैसे देखते हैं। यहाँ तक पहुंच गए? अब जिसको तो इसके बाद समझ ही नहीं आएगा एंटी लॉग देखना, वो तो यहीं छोड़ाना, ठीक है, आधा नंबर काट लेंगे टीचर, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो अगर तुम्हें एंटी लॉग किसी ऐसे नंबर का निकालना जो नेगेटिव है, पहले तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि तुम्हें जिस नंबर का एंटी लॉग देखना पड़ रहा है वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम एंटी लॉग नहीं देख सकते, तो अब आप कहोगे कि मैम जब है ही नेगेटिव, हाउ कैन वी मेक इट पॉजिटिव? वी कैन मेक इट पॉजिटिव, आई विल शो यू हाउ। आपने इसको क्या बनाना है,
पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जिस नंबर का एंटीलॉग देखना है वो कितना नेगेटिव है? 1 से तो छोटा ही है ना? 1 से तो छोटा ही है ना ये नंबर। अगर मैं इस नंबर में, सारे ध्यान से देखना ऑपरेशन, 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम है? अगर हम सेम नंबर ऐड कर दें और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, हम कर सकते हैं। मैथ्स में हम बहुत बार ऐसे करते हैं ना कि अगर हमें कुछ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मेरा मोटिव था -0.507 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं -0.507 का ऊपर वाला इंटीजर देखूं, मतलब नेगेटिव में अगर -1.5 होता तो मैं +2 करती, नेगेटिव में -2.7 थिंक होता तो मैं +3 करती। मतलब मैं कौन सा पॉजिटिव नंबर दूंगी इसको कि ये पॉजिटिव नंबर बन जाए, इससे एक इंटीजर बढ़ा। तो माइनस में जो नंबर दिया हुआ था हर्ष, वो -0.5 था, यानी कि 1 से थोड़ा सा छोटा था। तो अगर उसको +1 भी मिल जाए, अगर उसको +1 भी मिल जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं पॉइंट माइनस को +1 करूं तो ये क्या हो जाएगा नंबर? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 394, और ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इस नेगेटिव नंबर को कौन सा पॉजिटिव नंबर दे रही हूँ, उससे बड़ा, और इमीडिएट बड़ा देना है। ऐसे नहीं कि -0.503 है तो उसको +2 दे दो। -0.503 को तो अगर उसे थोड़ा सा भी बड़ा मिल गया +1, तब भी वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर -1.5 होता तो तुम इसको +2 देते, अगर ये -2.5 होता तो इसको क्या देते? +3। अब तुम कहोगे कि ठीक है मैम, इस +1 ने तो इसको पॉजिटिव कर दिया, इस +1 ने तो इसको पॉजिटिव कर दिया, लेकिन इस -1 का क्या? वो भी तो पड़ा है ना, वो तो एक ही बात होगी। नहीं, अब तुम्हें वापस से ये -1 करके इसको ये नहीं बना देना। अभी अभी ये नहीं करना कि मैम जो -1 है फिर माइनस करेंगे फिर तो ये वही बन गया। नहीं, क्या करो, पहले तो तुमने क्या करना है, इस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इससे बड़ा वाला इंटीजर सोचना है। -0.507 से बिल्कुल ऊपर वाला इंटीजर +1 था, बट हम +1 अपनी मर्जी से तो दे नहीं सकते, तो हमने +1 भी दे दिया और -1 भी दे दिया। +1 ने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, +1 के आते ही वो नंबर क्या हो गया? अब ये जो -1 है ना, इसको वापस से माइनस मत कर देना, फिर तो वो वही पे वैल्यू बन जाएगी। अब पता क्या करो, ये जो -1 है ना, इसको 10 की पावर में ले जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटीलॉग का ना एक रूल होता है, सारे ध्यान से देखो, एंटीलॉग का रूल होता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉपर इंटीजर हो, अगर एंटीलॉग के अंदर क्या हो, तो वो तो पावर में चला जाता है। जैसे अगर एंटीलॉग ऑफ 1 तो 10 की पावर 1, एंटीलॉग ऑफ 2 10 की पावर 2, एंटीलॉग ऑफ -1 10 की पावर, एंटीलॉग ऑफ -2 10 की पावर। अगर इंटीजर हो प्रॉपर, यानी कि उसमें कोई डेसिमल ना हो, वो तो 10 की पावर में चला जाता है। एंटीलॉग का रूल होता है, लाइक एंटीलॉग ऑफ 2 10 की पावर 2, एंटीलॉग ऑफ -2 10 की पावर -2। वो तो आपको टेबल भी देखने की जरूरत नहीं एंटीलॉग। तो मैंने इस -1 का क्या किया, इसको तो मैं 10 की पावर में लेगी, मतलब मैंने इसका एंटीलॉग तो अलग से देख लिया। अब मुझे एंटीलॉग सिर्फ किसका देखना है? 0.493, वो तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं एंटीलॉग टेबल में जाऊंगी और 0.493 का एंटीलॉग देख लूंगी। देखें एक बार एंटीलॉग, फोन का है मेरा, इंटरनेट चल रहा है, देखो तुम कैलकुलेटर से 0.493 का एंटीलॉग देखना, 493, एक मिनट, एंटीलॉग टेबल कोई भी उठा लेते हैं। हाँ, वैसे तो वैल्यू गिवन होगी 0.49, 0.493 की देख रहे हैं, 0.49,
0.49 0 1 2 3 कितनी आ गई 311 311 तेरी कितनी आ रही है 3.17 वो चलो वो पीछे से मेन डिफरेंस हाँ 3 पॉइंट है ना बस ये 0.49 की 0123 पे क्या वैल्यू मिल गई तुम्हें 3112 अब देखो छोड़ देना आधा नंबर ही कर दे हाँ मैं वही कह रही हूँ मुझे पता है कि बच्चों को मुश्किल एंटी लॉग वाला कैसे बताना है बताऊंगी वो तो तभी मेरे को पता है ना मैंने तभी तुम्हें बोला था कि अगर एंड में समझ ना आया ये नहीं आ रहा अच्छा जो एंटी लॉग की ना वैल्यू देखते हो 3112 वो 3 पॉइंट होती है मतलब हमेशा पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है बट एक पॉइंट और भी है तो 0.03 मोलर आंसर दोबारा समझा देती हूँ वैसे तो देखो ये मैथ्स का टॉपिक है ना मैंने भी बहुत मुश्किल से समझ के सीखा है मैंने हाँ हाँ निकाला था आंसर सही है गलत क्यों है अब दोबारा बताओ पहले तो कितने बच्चे सोच रहे हैं कि मैम एंटी लोग तो की छोड़ाएंगे आधा नंबर ही कटना है तुम्हारी चॉइस है क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी तो रहने ही देना है ना हाफ ही कटेगा क्योंकि मैंने अब तो कल परसों भी सीबीएसई के उन्होंने हर चीज के डिवाइड करे होते हैं प्रॉपर स्टेप मार्किंग है तुमने फॉर्मूला लिखा तुमने सारा सॉल्व कर दिया एंड में आके तुमने आंसर एंटी लॉग पे छोड़ा तो आधा नंबर ही काटते हैं टीचर और कई टीचर जो अच्छे वाले हैं जो पॉजिटिव चेकिंग कर रहे हैं वो तो उसके भी नंबर दे देते हैं कि चलो है हर क्वेश्चन में नहीं लगाना अब ये अगर नॉन्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें ईएमएफ नहीं निकालना होगा अगर मान ले इसमें तुम्हें एजी पॉजिटिव की वैल्यू दी होती और निकालना ही क्या होता ईएमएफ फिर तो हम एजी पॉजिटिव की वैल्यू पुट करके लॉग देखते ना फिर एंटी लॉग ना देखना पड़ता फिर क्या देखना पड़ता लॉग एंटी लॉग वाला तो एक कोई रेयर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको ईएमएफ दे रखा होगा बल्कि ऐसी चीज निकालनी होगी जो लॉग के अंदर है जो लॉग के फिर ये तो कॉमन सेंस ही है कि मैम अगर लॉग के अंदर वाली चीज निकालनी है तो लॉग को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा और लॉग दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा एंटी मतलब अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा ऐसी है कि एग्जामिनर ने सोचा है कि मैं ऐसा क्वेश्चन डाल दूं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं तो जो हमने कल परसों नॉन इक्वेशन के नॉर्मल वाले क्वेश्चन करे थे वैसे ही आते हैं जिसमें हमने ये है 0.0 नहीं आ रहा मैम एंटी लॉग में 0.02 आपने देख जो हम एंटी लॉग की वैल्यू तुमने निकाली है वो क्या निकाली है क्या निकाली है तुम्हारी क्या आई है कैलकुलेटर से तुम्हारी ये आ रही है ना 3 पॉइंट तो ये 10 की पावर -1 भी तो बढ़ा ना उसका पॉइंट एक और भी तो आ जाएगा ये क्वेश्चन समझ आया तो नहीं आया घर जाके ना इसको अच्छे से देखना 2-3 बार लिखना नहीं लिखना तो वैसे ये मैंने तो बहुत टफ वाला क्वेश्चन अब थोड़ा इजी वाले करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन लिख बहुत देर लगी ना इस क्वेश्चन पे बट इन चीजों में जो चीजें मैंने समझाई हैं कि एन की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है ना वो चीजें सीखने वाली हैं अच्छा एक है ना एक डेसिमल है 0.3 ठीक है अगला क्वेश्चन करो बस एक ही क्वेश्चन में अटक गए हमारी बुक और मेरी बात सुनो आज तुम्हें नॉन मैंने कल भी कोई होमवर्क नहीं दिया था बट आज नॉन क्वेश्चन मिलेंगे आज घर करोगे ना तभी जाल के प्रैक्टिस होएगी यहाँ पे तो मैं जितने मर्जी करा दूं और पता है कितने क्वेश्चन है आपकी बुक में सिर्फ नॉन्स के 15 क्वेश्चन है प्रदीप के 15 क्वेश्चन है नॉन्स के 15 क्वेश्चन और सॉल्व्ड अलग तो अगर कम से कम तुम 5-6 क्वेश्चन भी रोज करके देखोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा चाहे आंसर निकले या ना निकले तो ये नहीं पहले का आंसर नहीं मैच हुआ दूसरे का आंसर मैम मैं फिर कितने ही नहीं ऐसे नहीं करना कई बार पहले 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं निकले हो सकता है थर्ड का निकल जाए अगर मान लो क्वेश्चन कर सुन लो मयंक एंड ईशान प्लीज जो मैं नॉन इक्वेशन के होमवर्क दूंगी तो जैसे पहला क्वेश्चन करा अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो ये नहीं कि दूसरा नहीं करना उसकी जगह छोड़ के मेरे को डाउट चेक कराना फिर दूसरा करना तीसरा करना कोई ना कोई निकलेंगे और जब तुम्हारे क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे आप ये भी तो सोचो इस पूरे चैप्टर का एक यही टॉपिक है जिसको मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है और तुम्हें क्या चाहिए बाकी पूरा चैप्टर एक तरफ नॉन इक्वेशन फिर आप इस टॉपिक को तो ईमानदारी से करो चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी अब एंटी लॉग वाला नहीं दूंगी
ये तो करा दिया था कल। Calculate the electrode potential of a copper wire. Calculate the electrode potential of a copper wire. Please बातें नहीं. Of a copper wire dipped in 0.1 molar copper ions. क्या लग रहा है? लिखा नहीं? Of a copper wire. हाँ. Of a copper wire dipped in 0.1 molar copper sulfate at 25 degrees Celsius, and the standard electrode potential of copper is plus 0.34 volt. हाँ, स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट वाली प्लस 0.34 वोल्ट. ये परमात्मा है. अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखे तुम्हें कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है कि मैम इसमें तो कॉपर है, साथ में सिल्वर तो है ही नहीं, ये तो पूरा सेल ही नहीं है. जैसे पिछले क्वेश्चन में सिल्वर भी था, आयरन भी था, एक कैथोड था, एक क्या था. क्योंकि कई बार तुम्हें पूरे सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए बोलते ही नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इसमें कोई चेंज नहीं है. हम जो ईएमएफ का फॉर्मूला लगाते थे, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन, फॉर्मूला यही लगेगा. अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर तो वो इसीलिए दिया होता है, जो अपनी ये वाली वैल्यू निकाली थी भवे 0.0591, ये ओरिजिनल वैल्यू टू टेम्परेचर 298 में निकाली थी ना, तो ये टेम्परेचर 29, तो आप ये ले सकते हो, उसका कोई रोल नहीं है. बस देखो ये फॉर्मूला होता है ना नॉन इक्वेशन का. अब इस नॉन इक्वेशन में हमें ईएमएफ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? सेल पोटेंशियल नहीं निकालना. क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहाँ पे सिंपल ही आ जाएगा. और जो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू दे रखी है ई नॉट सेल की, यहाँ पे ई नॉट आ जाएगी. आई अगेन रिपीट, कभी कभी हमें पूरे सेल का पोटेंशियल ना निकालकर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए बोल देते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में कोई कैथोड कोई एनोड नहीं दिया, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड दे दिया कॉपर, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड दे दिया. फिर आप कहोगे कि मैम कॉपर की वैल्यू तो दे ही रखी है, बट वो स्टैंडर्ड वाली दी हुई है. कौन सी वैल्यू दी हुई है? जैसे हमारी नॉन इक्वेशन में भी तो ऐसे ही होता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल. लेकिन वो जो हम ई नॉट सेल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई. अब हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि हमें एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है. जो हमारी नॉन इक्वेशन है, अब तक हम उस नॉन इक्वेशन को यूज करके सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे, पूरे सेल का पोटेंशियल निकाल रहे थे. तो यहाँ पर ई सेल आता था और यहाँ पर ई नॉट सेल आता था. मतलब स्टैंडर्ड वाली वैल्यू इधर आती थी, ई नॉट सेल वाली वैल्यू, जिसको हम कैसे निकालते थे? ई कैथोड माइनस ई एनोड. और यहाँ पे हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाता था. हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट कि समटाइम्स पूरा सेल पोटेंशियल निकालने की जगह वो आपको कैथोड और एनोड दोनों देने की जगह बस एक ही इलेक्ट्रोड दे देते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रोड दे दिया, एनोड दिया ही नहीं. अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है? इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना है? मॉडिफाई क्या, इक्वेशन बिल्कुल सेम लिखनी है, बस यहाँ पे जो आप ई सेल लिखते हो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा, उसी की स्टैंडर्ड वैल्यू इधर आ जाएगी. बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है, बट इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन जो हम बनाते थे कैथोड एनोड प्लस करके, अब इसमें एक ही इक्वेशन आएगी कॉपर की. और जो कॉपर की इक्वेशन आएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कॉपर. अगर कोई कहेगा कि मैम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी है, क्या हमें तो बताया ही नहीं है कि ये कैथोड है या एनोड है. तो ये बात मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि चाहे कैथोड हो चाहे, हमें हमेशा इक्वेशन रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही लिखनी होती है. तभी जो वैल्यू आपको दी होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली दी होती है. मतलब आयन पहले मेटल. तो अब देखो, अब करो सॉल्व. ई नॉट की वैल्यू कितनी, अभी बाद में लिखना, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है?
माइनस 0.059, एन कितने हैं? प्रोडक्ट कौन है? कॉपर, लेकिन सॉलिड स्टेट में तो लेना ही नहीं होता, तो 1 ले लो। नीचे रिएक्टेंट कॉपर 2 पॉजिटिव, जिन्होंने ऊपर कॉपर लेना भी है ले लो, बट आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड स्टेट में होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। बस अब तो सॉल्व ही करना है। ई कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस 0.0591/2 लॉग कॉपर सॉलिड स्टेट की कंसंट्रेशन 1, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.01। कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। बहुत सो इजी है टू सॉल्व, देखो तो बहुत इजी। log 10 1 हो जाएगा बस। इसमें तो आपको कोई log भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.34 इसको माइनस किया 0.0295, log के अंदर log 10 बन रहा है। एंड गाइस व्हाट इज log 10? देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया 0.34 माइनस 0.0295, माइनस करो कितना आएगा? 5 0 हाँ 0.310 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया क्योंकि जो मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगी आज, उसमें पहले 2-3 क्वेश्चन में निकालना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल नहीं निकालना। कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैम एक ही इलेक्ट्रोड दे रखा था, कोई फर्क नहीं है। अभी तक उल्टा हम बड़ा काम कर रहे थे, हम सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि हमें स्टैंडर्ड वाली वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर देनी है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी कंसंट्रेशन पर निकालना है वो ऐसे इक्वेशन तो सेम ही है, बस ई सेल की जगह हम बोल रहे हैं ई कॉपर। किसका निकाल रहे हैं? ई इज इक्वल टू उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ई नॉट, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ई नॉट माइनस इक्वेशन में क्या आता है 0.0591। कि भव्य ने बोला कि मैम टेम्परेचर क्यों दे रखा है। अगर आपको याद हो जब मैंने इक्वेशन डिराइव करी थी तो ये 0.0591 क्यों बना था, क्योंकि जो इससे पहले 2.303 RT/NF ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसमें टेम्परेचर हमने 298 डाला था। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है केल्विन में 298, मतलब वो टेम्परेचर ये इसीलिए दे रहे हैं कि आप यही पुट कर सकते हो। अब आपको कि मैम जिसमें नहीं दिया होता तब भी तो हम यही पुट करते हैं, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। इट इज जस्ट कि वो वैसे आपको बता रखा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन विच इज स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम वैल्यू क्या लेते हैं 0.059। और पिछला क्वेश्चन अब तो कह रहा है ना मैम हर बार एंटी लॉग देखना पड़ेगा, किसमें एंटी लॉग देखना पड़ा? नहीं, क्योंकि हमें लॉग के अंदर वाली चीज थोड़ा फाइंड आउट करनी थी, उल्टा लॉग के अंदर वाली चीज तो दे रखी थी 0.1, और वो भी आसान क्यों हो गई? क्योंकि जैसे ही तुमने 0.1 को खोला वो क्या बन गया? लॉग, और log 10 तो क्या होता है? तो हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह एक खौवा मत बना लेना कि यार नॉन इक्वेशन तो बहुत इजीली निकलते हैं। वो तो जो पिछला क्वेश्चन है वो मैंने तुम्हें, देखो मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे कराने हैं, वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी दे बता रही हूँ कि वैसे क्वेश्चन नहीं आते। इवन जो अभी बोर्ड्स का पेपर हुआ था उसमें नॉन इक्वेशन का इतना इजी क्वेश्चन आया था, मतलब लॉग की वैल्यू भी सॉल्व करनी आसान थी, फिर भी उस बच्चे ने 2.5 नंबर क्यों खो दिए? क्योंकि उसने जो ई नॉट सेल निकाला, ई कैथोड माइनस ई, वो उल्टा उसने कैथोड और एनोड की जो वैल्यूज दे रखी थी वो सही दे रखी थी। और इंटेलिजेंट लड़की एलएन में पढ़ती है, उसने साइन चेंज कर दिया जबकि करने नहीं थे। तो ई नॉट सेल की वैल्यू उसने किसमें ले ली? पॉजिटिव की जगह। उसके बाद उन्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, टीचर ने देखो कोई मर्सी नहीं दिखाई कि यार उसने पूरा सॉल्व करा, एंड वाला आंसर भी मैच हो रहा है, बस नेगेटिव की जगह उसने पॉजिटिव की जगह उसका आंसर किसमें आ रहा है? उसने पूरा उसको मतलब क्रॉस नहीं, उसने 0 0 0 दे दिए, ऊपर वाले फॉर्मूले के 0.5 दे दिया। अब वो मुझे कह रही है कि मैम मुझे बाकी कुछ नंबर, तो मैंने कहा तू रिवेल भर दे, इस क्वेश्चन का तू रीवैल्यूएशन 25 रुपए है तो भर दे। अगर हो सकता है किसी और टीचर के हाथ में पेपर चला गया, अगर उसको लगा कि यार नहीं उसने सॉल्व तो करा है, बट एक बार तो नंबर कट गए ना, और फिर तुम रिवेल भरो, फिर तुम्हें पता नहीं, तो पहले ही हम चीजें क्यों नहीं सीख लेते? हम पहले क्यों नहीं चीजें सीख लेते कि जब हमने ई नॉट सेल निकालना है, ई कैथोड माइनस ई, कब साइन चेंज करने हैं और कब साइन, उल्टा 90% तो करने ही नहीं होते साइन चेंज।
देखो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, जब नहीं करने थे साइन चेंज करके उल्टा जो वैल्यूज दे रखी थी सीधा सीधा करना था, ई के थोड़ माइनस ई एन, है ना। तो देखो वही कहते हैं ना कि जब गलत करना होता है तो बंदा आसान चीज में भी गलत कराता है, क्योंकि उसको लगता है कि पेपर इतना आसान तो आया नहीं होगा, कुछ तो इजी नहीं होगा। तो आज भले ही हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, एक पहले क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगाया है और दूसरा क्वेश्चन तो इजी सा था, बट आज मैं जो आपको नॉन इक्वेशन की एक्सरसाइज दूंगी, 15 क्वेश्चन है, मत करो 15 एक दिन में। मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि क्वांटिटी के पीछे मत भागना, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन करना। जब तुम्हें कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं यार मेरा एन भी ठीक निकल रहा है, मेरा फाइनल आंसर भी ठीक निकल रहा है, बेशक मेरे को कल आके कह देना कि मैम मैंने 5 क्वेश्चन करे हैं बट मेरे 5 बिल्कुल सही निकले हैं या मेरे ये डाउट है, फिर अगले 5 कल कर लेना। तो बेशक उन 15 क्वेश्चन को करने में 5 कितने दिन लगा दो, 3 डेज लगा लो, लेकिन प्लीज आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैम मुझे ये चीज समझ आ गई, तो फायदा है। नहीं तो फिर देखो अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लड़की ने क्या कितने क्वेश्चन करके देखे होंगे नर्स के, फिर भी एंड में तो 2.5 नंबर गए ना, तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो ट्राई टू अपने आप कॉपी पेन खोल के पूरा सॉल्व करना भवे, और मेरे को कल खुद आके स्टेटस देना कि मैम ये मेरी कॉपी है, यहाँ मेरा गलत हो रहा है, यहाँ मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, तब मैं मानूंगी कि मैं तुम्हारी नोटबुक देखूंगी कि तुमने कहाँ सॉल्व करा। चाहे 5 क्वेश्चन करना, किसी ने अपनी मर्जी से, किसी के पास टाइम है ज्यादा करने हो तो कर लेना, बट मिनिमम 15 में से कितने करके आने हैं, 5। और जो मैंने सोल्यूशन की असाइनमेंट दिया ना आज, मिली नहीं है जिनको, वो लेके जाओ, वो असाइनमेंट बड़ी है बट उसमें सीबीएसई 2025-24। अब तुम कहोगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है मैम, सोल्यूशन पे क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि जुलाई में सोल्यूशन चैप्टर आ रहा है, इलेक्ट्रो नहीं आ रहा, हम वो भूल ना जाएं, तो रोज रोज उसके भी 2-2 3-3 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे अगर आज केमिस्ट्री को तुमने 2 घंटे देने हैं तो ऐसे करना, 5 क्वेश्चन नॉन्स के कर लेना, उसके बाद जो घंटा बचेगा उसमें क्या सॉल्व करने लग जाना, असाइनमेंट। और असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है, इसी पे नहीं सॉल्व करनी क्योंकि इस पे जगह भी नहीं है, A4 साइज की शीट लेके, और वो भी अगर A4 साइज की शीट नहीं लेनी तो घर में कोई डबल पेज का पेज फाड़ के अलग से करना। समझ आ रही है मेरी बात। अगर ऐसे ढंग से पढ़ोगे तो एक तो पिछले चैप्टर के भी टच में रह जाओगे। अब तुम कहोगे कि कल मैम टेस्ट तो आपने बायोमोलिक्यूल का रखा हुआ है, प्रोटीन्स का, तो मैं तीनों चैप्टर में आपको रखूंगी। टेस्ट प्रोटीन का है, चल क्या रही है नॉल्स इक्वेशन, और असाइनमेंट चाहे आज से मत शुरू करना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम कल टेस्ट भी है बायोमोलिक्यूल का, असाइनमेंट संडे शुरू कर लेना करनी, ठीक है। बट कल प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए पढ़ो, और नॉन्स के 5 क्वेश्चन तो करने ही करने आज, क्योंकि अगर आज नहीं करोगे ना कि कल टेस्ट है परसों से शुरू करेंगे, तुम भूल ही जाओगे, तो इसलिए 5 क्वेश्चन आज नॉन्स के कर लेना। समझ आ रही है मेरी बात। और जिनको असाइनमेंट नहीं मिली वो लेके जाओ, और अगर असाइनमेंट्स को माई क्लियर बैग में संभाल के रखो, ये ना हो कि तुम असाइनमेंट्स घेर दो। यही असाइनमेंट तुम्हें एमसीक्यू वाली ना, ये मुझे नहीं सबमिट करनी अब, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। कल को जब तुम इसकी असाइनमेंट सॉल्व करोगे, सॉल्व वाली भेजना, ये मत देना। एमसीक्यू वाली मैं चेक करके दे दूंगी, कर दिया चेक। तो आपने 2 घंटे एक दिन में गए, ये हफ्ते में नहीं पढ़ता 2 घंटे। अमर सारे टाइम तुम्हें खेलने की पड़ी रहती है। अमर नहीं, देख ले मैं तेरे को सच्ची बता रही हूँ, इस बार जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आए वो बच्चे कराए इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ खेलते थे, जो जिनके आए हैं वो भी खेलते थे, ऐसी बात नहीं है, खेल लो सब कुछ करो, बैलेंस वे में करो ना, ये ना हो कि बस खेलते ही रहो पढ़ो ना। खेलना तो बहुत, तो तभी 6 नंबर आया ना अभी कार्बोहाइड्रेट्स में, 18 में से 6 आ गए, पास हो गया, ये नहीं एटीट्यूड चलेगा अब। हाँ हाँ, अभी 6 में खुश हो गए ना, फिर फाइनल में मैम 1 नंबर और बढ़वा दो, मैम मिली नहीं, ये ले नैतिक।